क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे पास ये क्लास है और यहाँ पे हमारे पास मेन है और मेन में क्लास डिक्लेयर करी गई है और यहाँ पे सी आउट सेकेंड लाइन लिखा हुआ है और इसमें बिना इस मेन फंक्शन में चेंज करे, ठीक है, हमको ये आउटपुट चाहिए, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन। अब अभी हमारे पास जितनी क्लासेस के बारे में नॉलेज है उससे तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम ये थर्ड लाइन प्रिंट करने के लिए कोई अगर फंक्शन कॉल करेंगे तो वो मेन में करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं कर सकते। क्लास का अगर कोई फंक्शन कॉल करेंगे वो उसके लिए भी मेन से कॉल करना पड़ेगा, वो भी नहीं कर सकते। तो फिर करें क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 फीचर्स में से एक फीचर होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को यूजर से छुपा रहे हैं और सिर्फ उसके लिए जो यूजफुल है सिर्फ वही उसको दिखा रहे हैं। हम सब लोग स्विच ऑन करते हैं तो फैन चलने लगता है, लेकिन उसके पीछे की क्या कहानी है वो इन डिटेल तो हमको नहीं पता होगी ना। तो हम अपनी डेली की जिंदगी में हर लेवल पे कहीं ना कहीं डेटा एब्स्ट्रैक्शन पे ही चलते हैं। जब हम किसी डेटा मेंबर को प्राइवेट बना देते हैं तो वो यूजर को नहीं दिखता है, ठीक है। यूजर इन द सेंस जैसे जो फंक्शन उनका यूज करेगा उस क्लास का, जैसे सपोज मेन यहाँ पे यूज कर रहा है तो मेन ए को नहीं जानता, मेन बी को नहीं जानता, मेन सिर्फ इस क्लास को जानता है और इस क्लास के डेटा मेंबर्स के थ्रू ही इनको एक्सेस कर सकता है, डायरेक्टली इनको एक्सेस नहीं कर सकता। हमने एक बॉक्स लिया, उसमें हमने लॉक लगा दिया, एक और बॉक्स लिया उसके अंदर, इसमें भी लॉक लगा दिया। ऐसे करते बहुत सारे बॉक्स में लॉक तो लगा दिया, तो उसके अंदर जो चीज़ है वो सिक्योर तो हो गई, पर इसको एक्सेस करने में ही इतना सब कुछ करना पड़ेगा हमको, है ना। पहले इसकी चाबी खोलो, पहले इसकी चाबी खोलो, फिर इसकी चाबी खोलो, है ना। तो ये चीज़ बहुत डिफिकल्ट हो रही थी कि आखिर क्लास को कैसे एक्सेस किया जाए। तो जैसे स्ट्रक्चर में यहाँ पे ये एक फ्लोट वैल्यू और यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। तो उसमें अगर हमने सपोज यहाँ पे स्ट्रक्चर डिक्लेयर करवाया इक्वल टू करली ब्रेस में हमने यहाँ पे पहले ए की वैल्यू दे दी, फिर बी की वैल्यू दे दी। यहाँ पे सपोज हम ए की वैल्यू प्रिंट करना चाहें और फिर बी की वैल्यू प्रिंट करना चाहें तो ये प्रिंट हो जाएगी। यही काम अगर हम क्लास में करना चाहें वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर सपोज हम लिखें क्लास ए, ठीक है, तो यहाँ पे ये इसी लाइन में एरर थ्रो कर देगा, है ना। क्लास के लेवल पे हम ये काम नहीं कर सकते, इसने एरर थ्रो कर दिया, इसने कहा कि प्राइवेट है ये। यहीं पे पिक्चर में आता है कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर वर्ड से हम क्या समझते हैं? कंस्ट्रक्टर वर्ड मतलब होता है कुछ कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं? यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने का क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने का मतलब है ऑब्जेक्ट को मेमोरी इनिशियलाइज करना, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्ट अगर जैसे हम यहाँ फ्लोट है और इंट भी बना रहे हैं तो इनमें मेमोरी तो इनिशियलाइज हो ही रही होगी, है ना। उसके लिए अलग से क्यों हमको कंस्ट्रक्टर बनाना? हाँ, तो इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर देता ही हमको। इस कंस्ट्रक्टर का काम ये होता है कि इस ऑब्जेक्ट को जब भी हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो इनको मेमोरी एलोकेट करने का काम करता है कंस्ट्रक्टर। अब हम चाहते हैं कि हम ए और बी को कोई डिफॉल्ट वैल्यू पहले से ही दे दें, ठीक है। मतलब जैसे ही इनको मेमोरी असाइन हो, ए में कुछ सेव हो जाए और बी में कुछ सेव हो जाए, ठीक है। तो अब हम क्लास में अलग से कोई फंक्शन बनाएं, फिर फंक्शन को यहाँ से कॉल करें, फिर वो इनको मेमोरी दे। उससे अच्छा जहाँ पे मेमोरी एलोकेट हो रही है हम उसी बंदे से कहते हैं कि भाई इनको ये वैल्यू दे दो, है ना। पर ऑलरेडी जो कंस्ट्रक्टर बना रखा है हमारे कंपाइलर ने, अब हम उसको तो चेंज कर नहीं सकते, हम कंपाइलर पे तो जा नहीं सकते, ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है। ओवरराइड का क्या मतलब है? जैसे अगर हम बोलते हैं कि किसी के डिसीजन को ओवरराइड करना, उसका मतलब ये कि उसके डिसीजन को खत्म करके अपना खुद का डिसीजन बना देना, ठीक है। और अगर जैसे हम बोलते हैं ट्रक ओवरलोडेड है, इसका मतलब ये कि ट्रक में अलग से कुछ चीज ऐड करी गई है, कुछ चीज निकाली नहीं गई है या किसी पे कुछ चीज थोपी नहीं गई है, ओवरलोड हो गया है। फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है कि हम लोड बढ़ा देते हैं। जैसे सपोज पहले एक फंक्शन था उसी नाम से फंक्शन बढ़ गए, है ना, रैप हो गए आपस में। लेकिन ओवरराइड में क्या होता है, हम पुराने फंक्शन वैल्यू को खत्म कर देते हैं और हम नया फंक्शन बना देते हैं। तो अब यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया है, ठीक है। उस जो कंस्ट्रक्टर होता है उसका जो नाम होता है वो वही नाम होता है जो क्लास का नाम होता है, ठीक है। और इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, जैसे वॉइड, इंट, ऐसा कुछ नहीं होता है। वही नाम होता है जो क्लास का नाम होता है, ठीक है।
और जैसे ही हम ए एल लिखते हैं, ठीक है, जैसे ही ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं, अंदर ही अंदर ये कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हमने ए लिखा, अब कंस्ट्रक्टर और फंक्शन उसका, इन दोनों का नाम सेम है, तो तुरंत ये कॉल हो जाता है और उसकी वैल्यू इसको एलोकेट हो जाती है। ठीक है, जैसे अगर हम इसका आउटपुट देखें, ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी ए और बी की वैल्यू 23 और 34 प्रिंट हो गया। बेसिकली यहाँ पे हुआ ये कि एक क्लास ए बनी है, ठीक है, उस क्लास का जब हमने ऑब्जेक्ट एल डिक्लेयर किया, ठीक है, तो अब इसको मेमोरी देनी होगी एल को, है ना। अब मेमोरी देने के लिए इसने ढूंढा कि क्या कोई कंस्ट्रक्टर है मेमोरी देने के लिए, है ना। अब जो पहले से कंस्ट्रक्टर था उसको तो हम ओवरराइड कर चुके हैं, इसके बदले हम ये ए बना चुके हैं, तो इसके बजाय अब ये इस ए को कॉल करेगा, ठीक है, और इसके अंदर जो वैल्यूज हैं ए और बी, उनको मेमोरी एलोकेट करके वैल्यू दे देगा, ठीक है। और बाद जब हमने उनकी वैल्यूज प्रिंट कराई फंक्शन को कॉल करके, तो उनकी वैल्यूज प्रिंट हो गई, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये जो वैल्यूज प्रिंट हुई हैं, जैसे हमने यहाँ पे वैल्यूज लिख दी, ठीक है, लेकिन ये वैल्यूज हमने मेन से दी तो है नहीं, ये वैल्यू इसने खुद डिसाइड करी है क्या वैल्यू देनी है, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये वैल्यू अपने आप दे दे। अब जैसे अगर हम किसी शॉप में जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे सोप मिलता है, ठीक है, और वहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, ठीक है, और जो दुकानदार है उससे तुम जो बोलते हो वो सीधे तुमको सामान दे देता है, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है तो सीधे सीधे सामान दे देता है। अब उससे अगर हम बोलेंगे कि हमें सोप चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि जो सोप सबसे ज़्यादा बिकता है, ठीक है, सिंपली वही सोप तुमको उठा के दे देगा, यानी उसके दिमाग में उसके हिसाब से जो डिफॉल्ट सोप है वो तुमको उठा के दे देगा, ठीक है। लेकिन अब अगर तुम कोई पैरामीटर देते हो, ठीक है, कि जैसे तुमको ऐसी खुशबू वाला सोप चाहिए, सपोज तुम अगर कंपनी का नाम बताते हो कि हमको पियर्स का सोप चाहिए, तो वो पियर्स का सोप तुमको दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम ऐसा कहते हो कि तुम एक सोप साथ में लाए हो, मेरे को ऐसा सोप दे दो, ठीक है, तो वो तुमको वैसा सोप दे देगा, है ना। अब जो पहला वाला एग्जांपल है इसमें कोई भी डिफॉल्ट सोप दे देता है वो, ठीक है, वो एक्चुअली में एग्जांपल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का, जो ये कंस्ट्रक्टर है, तो किसमें ये वैल्यूज अपने आप दे दे रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसने नहीं बताया क्या वैल्यू दी, है ना। ये वैल्यू 23 34 हमने जरूर क्लास में प्रोग्राम में लिखी है, और हमने क्लास के अंदर लिखी है, क्लास के बाहर से वैल्यूज एलोकेशन के टाइम पे चेंज नहीं करी जा सकती है, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, जो ये फंक्शन इसमें है ना, इसमें कोई भी आर्गुमेंट्स नहीं है, ठीक है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में जो ये जो वैल्यूज है ना ए और बी की या किसी भी डेटा मेंबर की, वो हम यहाँ से पास करके भेजते हैं। जैसे उसमें ये होता है कि जैसे सपोज यहाँ पे 23 34 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इंट ए बी और इंट बी सी, ठीक है, और यहाँ पे हम दे दें वैल्यू 5,6, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लिख दें a इक्वल टू ए बी और b इक्वल टू बी सी, और उसको रन कर दें सपोज अगर हम, ठीक है, तो इनकी वैल्यूज 5 और 6 प्रिंट हो गई जो कि हमने यहाँ से दी थी, ठीक है। तो पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर में हम खुद डिसाइड कर सकते हैं हमको क्या वैल्यूज देनी है। अब सपोज अगर हम यहाँ से 5 और 6 हटा दें, ठीक है, तो हम देखते हैं उस केस में क्या होता है। उस केस में क्या होगा कि अब यहाँ पे कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है नहीं, हमने हटा दिया, तो इसलिए इसने एरर दे दिया। हुआ ये कि बेसिकली जब हमने एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना दिया, ठीक है, तो जो हमारा पुराना वाला कंस्ट्रक्टर था जो कंपाइलर द्वारा दिया हुआ था वो तो ओवरराइड कर दिया हमने। जैसे हम कोई भी कंस्ट्रक्टर क्लास में बनाते हैं, ठीक है, तो जो पुराना वाला कंस्ट्रक्टर होता है वो ओवरराइड हो जाता है, चाहे हम कोई भी कंस्ट्रक्टर बनाए, कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाए, पैरामीटर बनाए, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाए, जो पुराना कंस्ट्रक्टर होता है वो नल एंड वॉइड हो जाता है, कोई मतलब ही नहीं होता। तो बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू एलोकेट करने के लिए हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है। तो अगर किसी क्लास में सिर्फ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ही है, ठीक है, और कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो उसमें हमको पास करनी पड़ेगी कि हमको कौन सी वैल्यूज देनी है, ठीक है। जो
ऑलरेडी इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर होता है कंपाइलर का, वो हाइड हो जाता है जब हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। लेकिन अब हमको चाहिए कि ये हमारा प्रोग्राम थोड़ा फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के साथ साथ एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं, ठीक है। और भले ही इसमें हम कोई डिफॉल्ट वैल्यू ना दें, बस ऐसे ही इसकी जो बॉडी है उसको एम्प्टी छोड़ दें, है ना। और अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें, ठीक है, तो इस केस में एरर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इस केस में ये रन हो गया, ठीक है। अगर हम कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, ठीक है, और हमको अगर प्रोग्राम को फ्लेक्सिबल बनाना है और हम चाहते हैं कि नॉर्मली भी ऑब्जेक्ट ऐसे भी डिक्लेयर हो पाए, तो ये हमारी ड्यूटी है कि हमें एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाए, भले ही अगर हम उसमें वैल्यूज दें चाहे ना दें। अब जैसे सपोज हम ए और बी को कोई वैल्यू देके देखते हैं, है ना? और यहाँ पे हमने दो ऑब्जेक्ट बना लिए हैं, उनको प्रिंट करने के लिए कॉल करा लिया, ठीक है। हम देखते हैं इस केस में क्या होता है। तो इस केस में क्या हुआ, ये एक एल नाम का ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। और अब जब एल नाम का जब ऑब्जेक्ट था, तो इसमें कोई पैरामीटर्स तो हमने दिए नहीं है, तो इसमें कॉल होगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में लिखा हुआ है कि 4 और 6 वैल्यू ए और बी को देनी है। तो यहाँ पे ए को वैल्यू 4 असाइन हो गई और बी को 6 असाइन हो गई, ठीक है। और अब यहाँ पे जो हमने दूसरा एम बनाया है, तो वहाँ पे हमने आर्गूमेंट दे दिए हैं 6 और 7। तो उस केस में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा एम, ठीक है। और जो वैल्यू हमने दी है यहाँ से पास करी है 6 और 7, वो एम में जाके सेव हो जाएंगी, ठीक है। और जब हमने एल डॉट फन किया, तो एल की 4 और 6 प्रिंट हो गई, और जब एम डॉट फन किया तो 6 और 7 प्रिंट हो गई। अब बेसिकली ये जो ये फिनोमिनन हो रहा है ना, ये कोई पुराने फिनोमिनन से मिलता जुलता नहीं है। ये फिनोमिनन फंक्शन ओवरलोडिंग जैसा नहीं लग रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों का नाम सेम है, और यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं उन्हीं का तो फर्क है। तो ये एक्चुअली में ये फंक्शन ओवरलोडिंग ही है। हमने बस नाम दे दिया है कि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, और होता सिर्फ कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। सब कहने की बातें हैं कि ये आर्गुमेंट हो गया तो पैरामीटराइज हो गया। कंपाइलर वो सिर्फ यही जानते हैं कि इसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, ये मेमोरी एलोकेट करता है, उसके अंदर हम कुछ काम करा रहे हैं, वो हम अपनी तरफ से करा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ हम वेरिएबल्स को वैल्यू देने की वजह से कुछ हम काम भी करा सकते हैं। सपोज अगर हमने लिख दिया यहाँ पे सी आउट ए, ठीक है, या सपोज हमने लिख दिया सी आउट हाई, ठीक है, तो ये भी प्रिंट हो जाएगा, है ना। कंस्ट्रक्टर में हम कुछ भी कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन की तरह होता है। हाई प्रिंट हो गया, ठीक है। कोई फर्क नहीं होता कंस्ट्रक्टर और किसी और फंक्शन में। बस यही फर्क होता है कि जब हम किसी कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाता है। मतलब एक प्रोग्रामर के लेवल पे जब हम डेवलपमेंट करेंगे तो उसमें हमको सिर्फ इतनी चीज पता होनी चाहिए, बाकी हमें ओवरराइड, ओवरलोडिंग, ये सब तो थ्योरीज हैं। मेन चीज यही हमें चीज से काम है कि ऐसा फंक्शन जो कि ऑब्जेक्ट बनाते ही कॉल हो जाए, वो कंस्ट्रक्टर है। जो हमने तीसरा एग्जांपल देखा था जिसमें हम सोप का सैंपल लेके जा रहे थे और दुकानदार हमको उसके बदले सोप दे रहा था, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको एक पहले से कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा जिसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे सबसे पहले ए को 45 वैल्यू असाइन कर दी और उसको फंक्शन कॉल करने से पहले और फंक्शन कॉल करने के बाद प्रिंट कर रहे हैं, और एक बार ए की वैल्यू फंक्शन के अंदर प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे होगा ये कि सबसे पहले जो ये वाला सी आउट है, ठीक है, फंक्शन कॉल करने से पहले उसने 45 वैल्यू प्रिंट कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये वाला सी आउट है इसने 34 वैल्यू प्रिंट कर दी। ये एक ही है तो वैल्यू अलग अलग क्यों प्रिंट हो रही है हर जगह। तो बेसिकली हुआ ये कि सबसे पहले एक ब्लॉक बन गया जिसका नाम है ए, ठीक है, जिसमें वैल्यू सेव कर दी हमने 45। उसके बाद हमने वो वैल्यू प्रिंट कर दी, ठीक है, तो 45 प्रिंट हो गया। तो इसका तो एक्सप्लेनेशन हमारे पास मिल गया, ठीक है। उसके बाद हमने फन में ए की वैल्यू पास कर दी, और इसमें होता ये है, हमने बोला ए की वैल्यू पास कर दी। वैल्यू का मतलब ये कॉल बाय वैल्यू है। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि जैसे जब हमने फन में, ठीक है, ए की वैल्यू पास करी, तो हुआ ये कि फन के अंदर एक और ब्लॉक बन गया ए नाम का, क्योंकि यहाँ पे भी ए लिखा हुआ है। यहाँ पे जो नाम होता है ना, उस नाम का ए के अंदर ब्लॉक बन जाता है, और उस नाम में वो वैल्यू सेव हो जाती है जो यहाँ से हम पास करते हैं। तो वेरिएबल यहाँ पे बन गया, उसमें वैल्यू आ गई 45। अब उसको मिटा के हम लिख रहे हैं 34। मिटा के मतलब उसको ओवरराइट कर दिया हमने, ठीक है, और वहाँ पे 34 लिख दिया, और यहाँ पे हमने सी आउट ए कर दिया, तो ये 34 सी आउट हो गया। अब वापस जब हम अपने मेन में आए, ठीक है,
तो मेन तो सिर्फ इसी ब्लॉक को जानता है ना, मेन इसको थोड़ी जानता है, मेन को इससे कोई मतलब नहीं है, मेन सिर्फ इस ब्लॉक को जानता है। इस ब्लॉक में 45 वैल्यू, तो 45 वैल्यू प्रिंट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे इसका नाम ए है, चाहे हम बी रख दें चाहे सी रख दें, बात वही है, ठीक है, अंदर इसके नाम बदलता है। तो हम चाहते हैं कि जो ए वैल्यू है ना वो इस फंक्शन में और इस फंक्शन में यूनिफॉर्म रहे, ठीक है। हम चाहते हैं हमने जो वैल्यू पास करी है उसी में चेंजेस हो, ना कि उसकी कोई कॉपी बने, इससे वो वैल्यू हमें रिटेन हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कॉल्ड बाय रेफरेंस का, ठीक है। रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस मतलब कोई ऐसी चीज जो कि कहाँ पे वो स्टोर है वो बता रहा हो, या कहाँ पे वो रहता है वो बता रहा हो। तो हमने बचपन में पॉइंटर पढ़ाई है, ठीक है, बचपन में क्या पहले ही वीडियो में पढ़ा था। तो पॉइंटर हम जानते हैं कि वैल्यू स्टोर करता है, पर यहाँ पे बिना पॉइंटर का इस्तेमाल करे, है ना, हम इस काम को अंजाम देंगे, है ना। हम देखते हैं कैसे। यहाँ पे हमने कुछ चेंज नहीं किया पुराने प्रोग्राम में, बस यहाँ पे एक m% ऑपरेटर लगा दिया है, ठीक है। हम देखते हैं आउटपुट क्या होता है ना। तो इस केस में इसने 45 इसके लिए जो कि पहले ही 45 था, और इसके लिए 34 जो कि पहले भी 34 था, लेकिन इसके लिए 34 प्रिंट कर दिया, है ना। और ऐसा हुआ क्यों हम ये देखते हैं, ठीक है। ये दोनों तो 45 इसका समझ में आता है, इसका भी 34 समझ में आता है, पर यहाँ पे 34 कैसे हो गया। तो इस केस में हुआ क्या, कॉल बाय रेफरेंस के केस में क्या होता है, जैसे जो हमारे पास ब्लॉक था ए नाम का, जिसको मेन में हम ए नाम से बुला रहे थे, यहाँ पे जो फन वाला ब्लॉक है, ठीक है, उसमें इसका नाम बी हो गया, लेकिन ब्लॉक सेम ही है ना। इस ब्लॉक को फन के अंदर बी के नाम से बुलाया जाता है, और उसको वैल्यू 34 दे दी, ठीक है। यहाँ पे हम ए भी लिख सकते थे, उसी नाम से भी बुला सकते थे, और इससे हम डिफ्रेंशिएट कर पाए, इसलिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बी लिख दिया मैंने, ठीक है, और इसकी वैल्यू चेंज होके इस ब्लॉक के अंदर की वैल्यू 34 चेंज हो गई, है ना। इस ब्लॉक को बी बुलाते पर ब्लॉक तो वही है, ठीक है, और यहाँ पे भी वैल्यू 34 प्रिंट हो गई, है ना? तो ये डिफरेंस है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का, है ना। इसको हम यहाँ पे सिर्फ ये ना यूज करके हम यहाँ पे पॉइंटर का भी यूज कर सकते थे, जैसे हम यहाँ पे लिख देते एस्ट्रिक पी, ठीक है, और यहाँ से हम पास कर लेते m% a, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते एस्ट्रिक पी, ठीक है, और यहाँ पे भी एस्ट्रिक पी। एक काम करते हैं, यहाँ पे पी ही लिखते हैं और हम देखते हैं कि क्या एड्रेस सेम है क्या, है ना। तो यहाँ पे हम ट्राई कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे अगर हम लिखें सी आउट m% a, ठीक है, तो हम देखते हैं इस केस में क्या प्रिंट होता है ना। तो इस केस में बेसिकली सबसे पहले 45 प्रिंट हो गया जो कि यहाँ पे लिखा हुआ था, और यहाँ पे ये जो दोनों एड्रेस है ये दोनों एड्रेस सेम है। इसका मतलब यहाँ पे जो पॉइंटर का एड्रेस है, जो यहाँ पे पॉइंटर में पास हो रहा है, वो भी यही है, और जो यहाँ पे ए का एड्रेस है वो भी यही है। तो इसमें अगर हम कोई चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस इसमें भी हो जाएंगे। तरीका वही है ना, बस फर्क इसका है कि उसमें हम पॉइंटर का इस्तेमाल ना करके कर रहे थे, बेसिकली एड्रेस का इस्तेमाल वहाँ पे भी हुआ था, ठीक है, पर हम पॉइंटर का यूज़ नहीं कर रहे थे, और यहाँ पे हम पॉइंटर का यूज़ कर रहे हैं, है ना? तो ये हम अपनी पुरानी क्लास पे वापस आ गए हैं, ठीक है, जिसमें हमने पहले से एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना रखा था, है ना। हम देखते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर, है ना। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए वैसे अगर हम ये कह रहे हैं कि हम कोई साबुन की कॉपी चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास पहले से साबुन होना तो चाहिए। तो पहले हम एक साबुन का इंतजाम करते हैं, है ना। सबसे पहले हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करके एक साबुन बना लेते हैं। यहाँ पे हमने एल नाम का साबुन बना लिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको एल की कॉपी का कोई साबुन चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली जब हम शॉप वाले को बता रहे थे कि हमको इस कंपनी का साबुन चाहिए, तो उसमें जो डिसाइडिंग पैरामीटर था हमारा, वो था कंपनी का नाम, और कंपनी का नाम रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे डेटा मेंबर से, ठीक है, कि डेटा मेंबर को ये वैल्यू देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमने बोला कि हमको ये वाला साबुन चाहिए, तो उसमें जो पैरामीटर है वो ये साबुन है, राइट। हमको साबुन कॉपी चाहिए, तो डिसाइडिंग फैक्टर ये पुराना वाला साबुन है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर में ज्यादा फर्क नहीं है, तो बेसिक डिफरेंस यही है
कि कॉपी कंस्ट्रक्टर में जो पैरामीटर होता है हमारा, वो खुद क्लास का कोई ऑब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे जो डिसाइडिंग पैरामीटर है वो खुद एक साबुन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉपी कंस्ट्रक्टर में हमको पैरामीटर के तौर पे कोई ऑब्जेक्ट पास करना होगा, ठीक है। जैसे सपोज अगर हमने बना लिया यहाँ पे, और यहाँ पे अगर हमने वैल्यू पास कर दी इस क्लास टाइप की ही, है ना, और फिर हमने लिख दिया कॉल बाय रेफरेंस के तरीके से, यहाँ पे लिख दिया सपोज एल, ठीक है। हमने फिर यहाँ पे लिख दिया a इक्वल टू एल डॉट ए और b इक्वल टू एल डॉट बी, है ना। तो हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, और इसमें एल की नकल वाला, ठीक है, और इसको क्रॉस चेक करने के लिए हमने फन फंक्शन को कॉल कर लिया जिससे वो वैल्यूज प्रिंट कर दे, ठीक है। तो इस केस में ये एल फंक्शन को पास करेगा और उसके बाद उसे कॉपी करके इसने 5 और 6 प्रिंट कर दिया। तो हुआ ये, सबसे पहले एल नाम का एक फंक्शन बना, ठीक है, और एल में वैल्यू 5 और 6 चली गई, ठीक है। और उसके बाद हमने एक सी नाम का फंक्शन बनाया, है ना, और इसके कंस्ट्रक्टर में हमने एल पास किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो फंक्शन ओवरलोडिंग ही है ये, है ना। इनके पैरामीटर अलग है, इनके पैरामीटर अलग है। जब इसने देखा कि जो इसका पैरामीटर वो एल है, यानी इसके ऑब्जेक्ट टाइप का है, तो उससे मैचिंग यहाँ पे है कोई, हाँ यहाँ पे है। अगर नहीं होता तो ये एरर थ्रो कर देता। तो यहाँ पे ये था, तो उसने इसको कॉल किया, है ना, और इसमें ये कॉल बाय रेफरेंस के तरीके से चला गया। मतलब इस एल का इस कंस्ट्रक्टर में आके नाम एल हो गया, मतलब एल पहले से भी था, अभी भी एल ही है ना। और एल डॉट ए में अब ये जो कंस्ट्रक्टर है वो इसने कॉल किया है। तो जब हम ए इक्वल टू एल डॉट ए लिखते हैं तो एल डॉट ए की जो वैल्यू है वो इसके ए में कॉपी होकर यहाँ पे 5 हो गई, और इसके बी में कॉपी होकर यहाँ पे 6 हो गई। और जब हमने फन को कॉल किया तो ए और बी की वैल्यू प्रिंट हो गई। अब ये मीम तो सभी ने देखा होगा, है ना, कि जावा में, है ना, बोलता है कि आई एम नो लॉन्गर यूज दिस मेमोरी, तो ये रिसाइकिल कर देता है। और सी प्लस बोलता है कि पिक इट अप। बेसिकली जावा में ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन सिस्टम होता है, जैसे उसमें जो मेमोरी नहीं यूज होती है वो अपने आप उसको कलेक्ट करके खत्म कर देता है। वेर एज सी प्लस प्लस में ये चीज नहीं होती है। सी प्लस में गार्बेज कलेक्शन के लिए हमको अलग से सिस्टम बनाना पड़ता है, ठीक है। तो वो क्या है, वो है डिस्ट्रक्टर, है ना। जैसे कंस्ट्रक्टर होता है ऐसे ही डिस्ट्रक्टर होता है। डिस्ट्रक्टर मतलब डिस्ट्रॉय करने वाला, जो मेमोरी को डिस्ट्रॉय करे, ठीक है। तो जैसे हम जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ऐसे ही जब ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म होने वाला था, इसका मतलब जो उसका यूज खत्म होने वाला होता है, तब डिस्ट्रक्टर कॉल होता है ना। तो अब जैसे ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया इसका यूज कब खत्म होगा, जब ये मेन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मेन के खत्म होने से पहले डिस्ट्रक्टर कॉल होता है ना। अब जैसे अगर कोई ग्लोबल वेरिएबल बनाते, ठीक है, या किसी फंक्शन के अंदर किसी ऑब्जेक्ट का कोई वेरिएबल बनाते, तो डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब उस फंक्शन की बॉडी खत्म होने वाली होती है ना। वहाँ पे मेन में जब मेन की बॉडी खत्म होने वाली होगी तब डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो डिस्ट्रक्टर कैसे लिखते हैं, डिस्ट्रक्टर लिखते हैं नेगेशन का साइन और उसके आगे क्लास का नाम और वही ब्रैकेट, जैसे कंस्ट्रक्टर लिखते हैं बस उसी की तरह लिखते हैं, बस इसमें नेगेशन का साइन आ जाता है। ये एस्केप के नीचे वाला है ना। और इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे अगर हम चाहें तो इसमें लिख दें सी आउट बी, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लिख दें मेन में सी आउट एम, ठीक है। तो इस केस में जब इसका स्कोप खत्म होने वाला होता है तब डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो पहले एम प्रिंट हुआ फिर डी प्रिंट हुआ। अब जैसे इनके कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर होते हैं, ऐसे जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं उनके भी कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर होते हैं। जैसे अगर हम लिखें इन ए और ब्रैकेट में 5, ठीक है, और फिर हम लिखें सी आउट ए, ठीक है। तो इस केस में भी जो ए है उसको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी और 5 वैल्यू असाइन हो जाएगी, क्योंकि ये इंटीजर का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल है ना। इसको 5 वैल्यू असाइन हुई और हो गई। कैर, इंट, फ्लोट, इन सब के भी कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर होते हैं, और ऐसे हम इनको कॉल करके इनकी वैल्यूज प्रिंट करा सकते हैं, है ना। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम खुद की क्लास और खुद का डेटा टाइप सब बना रहे हैं, और ये सब ऑलरेडी बने हुए हैं। तो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर हर जगह होते हैं, बस ये इसमें हम खुद इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब यही बात है ना डेटा एब्स्ट्रैक्शन की, यहाँ पे हमने खुद इंप्लीमेंट तो किया नहीं है ना।
तो हमको पता नहीं है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर यूज हुआ है, लेकिन हम यूज बहुत पहले से कर रहे थे कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का। अब बात यह है कि इनको पब्लिक क्यों लिखा जाता है, इन कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को पब्लिक ही क्यों लिखा जाता है, लाइक प्राइवेट में क्यों नहीं लिख सकते? तो होता ये कि हम चाहते हैं कि इन क्लास का जो ऑब्जेक्ट है कोई भी बना सके, इसीलिए हम इनको पब्लिक में डिक्लेयर करते हैं। सपोज इसका हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्राइवेट कर देते हैं, पब्लिक कीवर्ड ऊपर से हटा के, ठीक है। तो इस केस में अगर हम लिखने की कोशिश करें ए एल, ठीक है, तो इस केस में ये एरर थ्रो कर देगा, ठीक है, क्योंकि अब जैसे इसने एल देखा तो उसको कॉल करना चाहिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है प्राइवेट, तो ये बना ही नहीं पाएगा इसका ऑब्जेक्ट इस तरीके से। लेकिन अगर हम यहाँ पे 5,4 ऐसे वैल्यू दे दें, ठीक है, तो इस केस में ये कॉल करेगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को, ठीक है, और वो हमारे पास है, हमने कॉल कर दिया और वैल्यू असाइन हो गई, उस पर डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया और डी प्रिंट हो गया, है ना। तो ये मतलब फायदा होता है, ये फायदा भी है नुकसान भी है। फायदा ये है इस चीज का कि इससे हम किसी भी फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इसका ऑब्जेक्ट बनाने को। जैसे अगर किसी क्लास के सारे कंस्ट्रक्टर्स को हम प्राइवेट कर दें, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ जो इसके फ्रेंड फंक्शंस हैं वही इनका वेरिएबल बना पाएंगे, ठीक है। तो सपोज अगर हम यहाँ पे लिख दें फ्रेंड मेन, ठीक है, और हम यहाँ पे सिर्फ एल कर दें, ठीक है, तो ये रन हो जाएगा, ठीक है। बल्कि जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो अभी भी प्राइवेट है, तब भी ये रन हो गया क्योंकि ये फ्रेंड है इसका, है ना, और फ्रेंड इसके प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम चाहें तो किसी को रोक भी सकते हैं कि तुम हमारा ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते हो जब तक तुम्हारे दोस्त नहीं हो, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे सेकंड लाइन लिखा हुआ है, अभी अभी हमने डिस्ट्रक्टर पढ़ा है, डिस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, जब मेन का स्कोप खत्म होने वाला होगा, है ना, और मेन का स्कोप एक सी आउट के बाद खत्म हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे एक डिस्ट्रक्टर बना दे सबसे पहले, तो फर्स्ट लाइन प्रिंट करना है, ठीक है। तो अब ये तब प्रिंट होगा जब इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर इस स्टेटमेंट से पहले एग्जीक्यूट होगा। कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन रहा है, जैसे ये बनेगा तुरंत कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। और अब हम इसको प्रिंट कर सकते हैं।